Hello and welcome to Chahal Academy. Welcome to the Ancient History series, Decoding the Ancient History through the NCERT and RS शर्मा। आज हम लेक्चर नंबर 10 में आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपने पीछे के सारे लेक्चर कंप्लीट किए होंगे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो कि डेक्कन रीजन में रूल कर रही थी, जिसका नाम सत्यवाहन डायनेस्टी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी रही, जिन्होंने मौर्यन एम्पायर के बाद भारत को फिर से यूनाइट करने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर भी किया। ये डायनेस्टी अपनी वाइब्रेंट कलर, आर्ट एंड कल्चर, केव्स के लिए जानी जाती है। साथ वही अच्छा खासा ट्रेड भी हमें देखने को मिला। इस डायनेस्टी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इनके जितने भी राजा थे वो अपनी माता जी का नाम पहले रखते थे, यानी थोड़ा सा मैट्रिलिनियल टाइप ऑफ कंसेप्ट हमें देखने को मिला। उसके अलावा इनकी एडमिनिस्ट्रेशन सेम रही जैसे मौर्यन एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन थी, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज भी किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनका कैपिटल, यानी मैं बात करता हूं प्रतिष्ठाना यानी कि पाइथन, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो डेक्कन रीजन में बना। और इसके बाद इन्होंने काफ़ी सारा एक्सपेंशन भी किया, एक्सपैंड भी किया और डीप साउथ में जाके पल्लवास के एरियाज में, यानी कि कांचीपुरम जो एरिया है, उनको अपना फ्यूडिटरी भी बनाया। और डेक्कन के इस रीजन के बाद भारत के इतिहास में एक नई शुरुआत हुई। आज हम इस डायनेस्टी के कोर पार्ट्स को पढ़ेंगे और यूपीएससी क्या जानने की कोशिश करता है कि जिस एरिया के अंदर, जिसको हम दन्यकाटका एरिया कहते हैं, यानी कि एपी का रीजन जो है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और आज देखेंगे कि इनका आर्ट एंड कल्चर भी कैसा रहा, इनकी फिलॉसफी क्या थी। और कमाल की बात तो ये है कि इस डायनेस्टी ने अपने समय में प्राकृत लैंग्वेज को एज ए प्राइमरी लैंग्वेज रखा और बाकी की लैंग्वेज भी फ्लोरिश हुई। इनका रिलीजन ब्राह्मणिकल रिलीजन था, साथ में ही ये बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंट थे टुवर्ड्स अदर रिलीजन, पर्टिकुलरली बुद्धिज्म। इनके समय में लैंड ग्रांट सिस्टम का भी कंसेप्ट था, फ्यूडिटरीज भी थे। लेकिन अर्लियर जो हमारे रूलर्स थे सतवाहन डायनेस्टीज के, उनके बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता तो नहीं है, बट ऐसा माना जाता है द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज नन अदर देन दैट वाज सिमुका। यानी कि आप समझ लीजिए कि कान्व डायनेस्टी को ख़त्म करने के बाद इन्होंने एक डायनेस्टी को इंडिपेंडेंट किया। और उसके बाद हमारे पास काफ़ी समय तक इनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इनके 17वें रूलर ने, यानी कि हाला की बात करें तो वहाँ से हमें पता चलता है कि उनके द्वारा जो बुक लिखी गई वो भी प्राकृत लैंग्वेज में हमें मिली, गथा सप्तसाही। और उसके अलावा फिर शुरुआत होती है रिवाइवल होने की, यानी कि गौतमीय पुत्रा सतकर्णी। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं सतवाहन डायनेस्टी के। सो शुरुआत करते हैं कि इस डायनेस्टी का कोर फाउंडर जो है सिमुका है। और अगर आप देखेंगे तो इस एरिया में इन्होंने अपनी कैपिटल रखी है, वानावासी, अमरावती, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज थे। इसके अलावा इनकी कैपिटल देखिए, इनका रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर प्रीलिम एग्जामिनेशन। इनको पुरानास के अंदर अलग अलग नामों से पुकारा गया, जिसमें आंध्र बोजा, आंध्र पितामा, क्योंकि इनके ओरिजिन की क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। बट ऐसा माना जाता है कि ये मौर्यन एम्पायर के पास एज अ फ्यूडिटरी का काम करते थे। उसके बाद इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया और बहुत अच्छा खासा एक्सपेंशन भी किया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अशोका के रॉक एडिक्ट नंबर 13 में भी ये कहा जाता है कि ये उनके बॉर्डर एरियाज में। अब हमने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं सिमुका से लेके, लेकिन हमारे पास क्योंकि सबसे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं, एक तो ग्रेट रूलर गौतमीय पुत्रा सतकर्णी, और उससे बाद हालाज। फिर हमारे फर्स्ट ग्रेट रूलर श्री सतकर्णी है, जिन्होंने इस डायनेस्टी की शुरुआत की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली आप मान लीजिए कि यहाँ से शुरू होता है गौतमीय पुत्रा सतकर्णी, विशिष्ट पुत्रा पोलोयामी, यजना श्री सतकर्णी। इन्होंने काफ़ी समय तक रूल किया और डेक्कन के रीजन को काफ़ी ज़्यादा आर्ट इन कल्चर भी दिया है। अगर हम बात करें कन्हा की, जिनके बारे में हमें वेस्ट से जानकारी मिलती है, वेस्टर्न मालवा का रीजन, इन्होंने भी वैदिक सैक्रिफाइस किए हैं। फिर हाला के द्वारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, आपको याद होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो इन्होंने लिखी, गथा सप्तसाती। ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई बुक है, जिसके द्वारा हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। बट इंपॉर्टेंटली हमारे पास है गौतमीय पुत्र सतकर्णी। कहा यह जाता है कि ही डिफीटेड नहापाना, शाकाओं के रूलर के साथ इनकी काफ़ी सारी लड़ाई रही। इनका बहुत ही कंप्लीट डेक्कन कंट्रोल रहा है और इन्होंने बुद्धिज्म, ब्राह्मणिज्म, नासिक इंस्क्रिप्शन से हमें इनकी जानकारी मिली है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उसके बाद
रुद्रदामन का एक टाइम जब शाकास का चल रहा था, पुलोयामी के साथ काफी सारी लड़ाई हुई, उन्होंने 2 बार इनको हराया बाद में, लेकिन मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू ये हालात कुछ बेटर होने लगे। इनकी जानकारी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन और कन्हेरी इंस्क्रिप्शन में ले ली और इन्होंने भी अप टू द कृष्णा रिवर तक जो है और नेवल पावर में भी ये बहुत आगे थे। और फिर यजना श्री सतकर्णी के अंदर मालवा रीजन रहा। अर्ली सतवाहन रूलर्स के बारे में हमारे पास उतनी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आत्रेय ब्राह्मणा में मेंशन है कि आंध्रा के अंदर आप देखिए तो ये रीजन इनके पास था। पुरानास भी मेंशन करती हैं कि ये सर्वेंट ऑफ मौर्यंस थे या फिर ये सर्वेंट ऑफ आंध्रास थे। तो ओरिजिन के ऊपर मैंने पहले भी कहा है, पुराण्स में वायु पुराण, मत्स्य पुराण और ब्राह्मण पुराण के अंदर, ब्रह्मांड पुराण के अंदर ये कहा जाता है कि ये आंध्रा के रीजन के अंदर रूल करते थे। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो इनकी लड़ाई काफी समय तक, यहां पे अगर आप देखेंगे तो सतवांश की वेस्टर्न क्षत्रपाओं से लड़ाई हुई। वेस्टर्न क्षत्रपा साकास का ही एक पार्ट था और ये आप देख लीजिए कि अपर डेक्कन रीजन और वेस्टर्न पावर में लड़ाई चल रही है। सतवांश के पास यहाँ पे आप देखते हैं प्रतिष्ठाना एरिया है और साकास लोग उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं क्योंकि उस समय वो काफी अच्छे खासे एरियाज पे कंट्रोल कर रहे थे। इसके अलावा भी इनकी इंडो ग्रीक और साकास का आना शुरू होता है। शाकास को डिस्ट्रॉयर कहा जाता है ग्रीक, क्योंकि उन्होंने ग्रीक को खत्म किया और अपने लिए एक नया यहां से शुरुआत की। अब आप देखिए ये साकास जो सत्रपास बने, यहां पे आपके सतवांश हैं, इनके साथ कंटिन्यूसली लड़ाई रही और इनके पास काफी अच्छा खासा एरिया भी था। सतवांश को कंप्लीटली इन्होंने ओवर डोमिनेट कर लिया एंड महाराष्ट्र और वेस्टर्न इंडिया एरिया इन्होंने सारा कंप्लीट अपने अंडर कर लिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी डायनेस्टी भारत की फॉरेनर डायनेस्टीज के अंडर कंट्रोल में आ गई। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोशिश ये थी कि इसके बाद जब डिक्लाइन हो गया और पूरी तरीके से ये रीजन खत्म कर दिया गया, तो उसके बाद आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सत्यवान डायनेस्टीज हमारे पास नई डायनेस्टीज आई, दैट वेयर द वाकाटाकास, इक्ष्वाकुस, अभिराज, ये डायनेस्टीज डेक्कन में ही बनी। और इन डायनेस्टीज का बनने का रीजन ये था क्योंकि आप सतवांश के काफी सारे एरियाज जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गए और डेक्कन रीजन बहुत ही डीप डिक्लाइन पीरियड में चला गया। और यहां से क्योंकि इनके साथ काफी सारे पलवास जो लोग थे जो इनके अंडर एज अ फ्यूडेटरी का काम करते थे, उन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया और अब से पलवास एक इंडिपेंडेंट रूलर के तौर पे काम करेंगे ना। वो डिमांड करेंगे कि ये एरिया जहां पे कल सतवांश रूल कर रहे थे वो एरिया उनका है। इस तरीके से भारत की एक बहुत बड़ी डायनेस्टी खत्म होती है और नई छोटी मोटी डायनेस्टीज, उसमें अभिराज आ गए, वाकाटाकाज आ गए, इक्ष्वाकुस आ गए, इन लोगों ने यहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिर क्या होगा डेक्कन का, क्या ये डायनेस्टीज कंट्रोल कर पाएंगी? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके अलावा भी भारत के अंदर काफ़ी अलग अलग डायनेस्टीज आई, जिसमें चालुक्यन डायनेस्टी थी, फिर उसके बाद चालुक्यन डायनेस्टीज के बाद एक राष्ट्रकूटा डायनेस्टी आएगी। सो डेक्कन के ऊपर हमेशा अटैक होते रहे। हम अगली वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डेक्कन के साथ क्या हुआ, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा साउथ के बारे में भी बात करेंगे कि पलवास लोगों का और यहाँ पे अब किस तरीके की लड़ाई होगी। So see you in the next class. Till then, take good care of yourself. Stay safe and stay blessed. Bye bye.